हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग ये सीरीज 25 का पार्ट 1 हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। यह क्वेश्चन जो है ईस्टर्न रेलवे कांचड़ापड़ा वर्कशॉप का यह क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन को मैं पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ। आप लोग का दिल जो है एकदम खुश हो जाएगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आप डिटेल आप सब देख ही सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि एंकर लिंक के कार्य में से एक है, मतलब ये आपको जितने भी ऑप्शन आप देख रहे हैं उसमें से एंकर लिंक का और क्या क्या काम है। ठीक है, तो बोलिस्टर और साइड फ्रेम को जोड़ने के लिए, बोलिस्टर की तर्क संगत गति को रोकने के लिए, मतलब कि रोटेशनल मोमेंट को रोकने के लिए, ऊपरी तख्त और निचले तख्त को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है बोलिस्टर तथा रोटेशनल मूवमेंट को रोकने के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो दिया है बोलिस्टर और साइड फ्रेम को, तो यहाँ पर अगर साइड फ्रेम का जगह पर मतलब कि बोगी फ्रेम अगर आता तो ये भी सही हो जाता। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। और दूसरा क्वेश्चन में आता है क्या कि एंकर लिंक किसको कनेक्ट करता है, एंकर लिंक किसको कनेक्ट करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोलिस्टर और बोगी फ्रेम को जोड़ता है। ठीक है, तो इसका कार्य तो है ही कि रोटेशनल मोमेंट को यह रोकता है, बोलिस्टर की रोटेशनल मोमेंट जो है, तर्कसंगत गति जो है उसको यह रोकता है। ठीक है ना, दोलन करने से, हिलने डुलने से रोकता है। ठीक है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन में एक और आ जाता है कि एंकर लिंक किसको कनेक्ट करता है, तो बोलिस्टर और बोगी फ्रेम को जोड़ता है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन में आ जाता है क्या कि इसकी लंबाई कितना होता है, एंकर लिंक की लंबाई कितना होता है, तो 451 mm इसका लंबाई होता है। लिख लीजिएगा। ठीक है, 451 mm इसका लंबाई होता है, ध्यान में रखेंगे। और हो सके तो कॉपी कलम ले करके ही बैठें तो अच्छा रहेगा, ताकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी है उसको आप नोट करते चलें। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर में क्या कह रहा है कि एसकेएफ के अलावा, देखिए कभी भी क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। यहाँ पर लिखा है एसकेएफ के अलावा यानी अतिरिक्त एक्सल बक्स में भरे हुए ग्रीस की कितनी मात्रा मतलब असर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर अलावा है, एसकेएफ के अलावा। तो एसकेएफ के अलावा जो है ये पहले वाले सेट में भी आया था, 1.75 केजी का ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह तो होता है एसकेएफ के अलावा। तब यहाँ पर सवाल उठ जाता है कि एसकेएफ में कितना ग्रीस भरा जाता है, तो एसकेएफ में 2 केजी ग्रीस भरा जाता है। ठीक है, एसकेएफ में 2 केजी भरा जाता है। और इसी क्वेश्चन को एक और तरीका से पूछा जाता है कि एनबीसी देखिए आपको यहाँ पर बता दें कि बेयरिंग जो है 2 कंपनी का आता है। ठीक है, एक आता है एसकेएफ, एक होता है एसकेएफ और एक होता है टिमकेन। ठीक है, टिमकेन, तो टिमकेन ही है एनबीसी। ठीक है, तो एनबीसी में जो है आपको 1.75 केजी ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक क्वेश्चन आप सामने देख ही रहे हैं कि एसकेएफ के अलावा प्रति एक्सल में कितने ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, तो एसकेएफ के अलावा आपको 1.75, और इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से पूछा जाता है कि एनबीसी या टिमकेन में कितना भरा जाता है, तो 1.75, और एसकेएफ में 2 केजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि एलएचबी कोच में किस प्रकार का बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है सीटीआरबी बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग, कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग। ठीक है, तो और क्या बोलते हैं आईसीएफ में, देखिए नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है वहीं पर मैं बताऊंगा। 4 नंबर में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर में कि आईसीएफ बोगी में व्हील किस प्रकार के रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आईसीएफ में डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। ठीक है, देखिए इसमें कहाँ दिया हुआ है, डबल रो स्फेरिकल सेल्फ अलाइन स्फेरिकल रोलर, यानी सी नंबर में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सी नंबर में डबल रो सेल्फ अलाइंग स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। ठीक है,
इस ये जो है आईसीएफ में प्रयोग किया जाता है, जिसका हिंदी होता है डबल पंक्ति स्वयं गोलाकार रोलर बेयरिंग। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि एल एच बी में जो है सी टी आर बी का प्रयोग किया जाता है, जबकि आईसीएफ में डबल रो स्पेरिकल रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर एलएचबी में जो 3 नंबर में मैंने बताया, तो इसमें जो है आपको सीटीआरबी में जो है, सीटीआरबी में इसमें भी जो है आपको एसके एफ कंपनी का और एक आता है टिमकेन। ठीक है, तो एसके पे वाला में 455 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, जबकि टिमकेन में 350 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सीटीआरबी बेयरिंग का तो दोनों का सीटीआरबी ही नाम है, लेकिन 2 कंपनी के आने के कारण जो है एस्केप में आपको 455 ग्राम और टिमकेन में जो है 350 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और हम जो है नीचे ऊपर जो है आईसीएफ वाला तो मैं बता ही दिया हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि हस्तचलित माने मैनुअली, ठीक है, रूप से संचालित पायलट वेंट वाल्व है। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैनुअल हस्तचलित पायलट वेंट वाल्व का मतलब क्या है, तो ये हो जाएगा आपको पेसेट। ठीक है, पेसेट यानी इसका फुल फॉर्म हो जाता है, इसको भी लिख लीजिए क्योंकि फुल फॉर्म जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस। ठीक है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, एसीपी के बाद इसे रीसेट किया जाता है और ब्रेक जारी किया जाता है। देखिए इसी से क्वेश्चन रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं डिटेल रूप में आपको मैं बता दूं, एसीपी के बाद इसे रीसेट किया जाता है और ब्रेक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है एसीपी के बाद इसे रीसेट किया जाता है और ब्रेक जारी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए थोड़ा सा जो किसके द्वारा, किसके द्वारा ब्रेक जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पीई एवी यानी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा, ये तो जैसा क्वेश्चन था वैसा इसमें टाइप कर दिया गया है, लेकिन आप यहाँ जोड़ लीजिए कि एसीपी के बाद इसे रीसेट किया जाता है और किसके द्वारा ब्रेक जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पीई एवी के द्वारा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या कीजिए, आप ये क्वेश्चन जहाँ लिखिएगा वहां पर अपने कलम का रंग चेंज करके नोट लिख करके एरो का चिन्ह बनाइए और कोष्ठ घेर दीजिए और यहां लिखना चालू कीजिए कि पीईएएसडी के द्वारा ब्रेक लगाया जाता है और एसीपी के बाद अर्थात ब्रेक लगने के बाद पीईएबी के द्वारा ब्रेक फिर से जारी यानी कर दिया जाता है। ठीक है, यानी रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, यानी ब्रेक तो लग गया। ठीक है, क्या एसीपी के बाद ब्रेक रीसेट किया जाता, फिर जारी है, फिर उसके बाद में पीईएबी के द्वारा ब्रेक जारी किया जाता है, अर्थात रिलीज, यहाँ पर लिख दीजिए रिलीज किया जाता है। ठीक है, नोट में लिखिएगा कि पीईएसडी के द्वारा ब्रेक लगाया जाता है और एसीपी के बाद यानी अलार्म चैन पुलिंग, एसीपी का फुल फॉर्म हो जाता है अलार्म चैन पुलिंग। जब हम लोग अलार्म चैन पुलिंग कोच के अंदर से कर देते हैं तो उसके बाद अर्थात ब्रेक लगने के बाद पीईएबी के द्वारा ब्रेक फिर से जारी अर्थात फिर से रिलीज कर दिया जाता है, गाड़ी फिर से चलने लगता है। ठीक है, आप जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका सी आंसर हो गया। अब चलिए यहाँ पर आ गया पीईएएसडी का फुल फॉर्म, तो अभी हमने बताया इसका होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस, जो आपको बी नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 8 नंबर में नॉन एसी आईसीएफ टाइप बोलिस्टर स्प्रिंग की फ्री हाइट कितना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिए। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया है कि नॉन एसी, तो नॉन एसी आईसीएफ कोच का यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी ध्यान देने योग्य बात है कि बोलिस्टर का पूछ रहा है, बोलिस्टर स्प्रिंग, एक्सल स्प्रिंग नहीं, बोलिस्टर। ठीक है, तो बोलिस्टर स्प्रिंग का जो है
इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 385 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, 385। अब यहाँ पर इसी क्वेश्चन में अगर एक्सल स्प्रिंग रहता तो आप क्या करते हैं, सवाल उठता है। तो आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए और दूसरा क्वेश्चन आप लिखिए कि नॉन एसी आईसीएफ टाइप एक्सल स्प्रिंग की फ्री हाइट कितना हो। एक्सल वाला आप समझ ही रहे हैं, तो एक्सल वाला अगर पूछता है तो 360 मतलब कि हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। किसका, नॉन एसी की हमने बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉन एसी का। अब हम चलते हैं एसी में, ठीक है। एसी के लिए, तो एसी के लिए अगर बोलिस्टर स्प्रिंग की अगर बात करें, बोलिस्टर स्प्रिंग का तो कितना हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिखा है, मैं इसी में बना देता हूं। बोलिस्टर स्प्रिंग के लिए 400 हो जाएगा, ठीक है। अगर एसी के लिए ही एक्सल स्प्रिंग के लिए बात करें, एक्सल स्प्रिंग के लिए तो इसका यहां पर दिया हुआ है 375 समझ गए ना। तो यहां पर आपका 4 क्वेश्चन क्लियर होता है। आपका नॉन एसी आईसीएफ टाइप बोलिस्टर स्प्रिंग का कितना हो जाता है, तो 385 आपका आंसर हो गया। अब बोलिस्टर के जगह पर अगर एक्सल दे देता है तो आपको 360 हो जाएगा। किसके लिए, नॉन एसी के लिए। और अगर इसी क्वेश्चन में नॉन एसी के जगह पर आपको एसी लिख देता है तो एसी के लिए बोलिस्टर स्प्रिंग का हो जाएगा 400 और एक्सल स्प्रिंग के लिए 375। आप यहाँ पर इसको कैसे लिखिएगा मैं बताता हूं बार बार। इस क्वेश्चन को लिख लेंगे, फिर अपने कलम का रंग चेंज करेंगे। अगर ब्लू से लिखते हैं तो काला कर देंगे, रेड कर देंगे, और नोट लिखेंगे। नोट लिख करके तीर का निशान बनाएंगे और कोष्ट में करके जो मैंने अभी बताया है उसको लिख लेंगे, ठीक है। ताकि इससे जो है आपका कंफ्यूजन दूर होता है। जब भी आपको क्वेश्चन इस चारों में से कोई भी क्वेश्चन आपका फंसता है, आप यहाँ देखिएगा चारों क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा और तैयारी में आपको रफ्तार आएगा, ठीक है ना। अगर हो सके तो आप, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम यही आप लोगों से उम्मीद करते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि ए ग्रुप काइल स्प्रिंग का कोड क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप याद कर लीजिए वाई बी जी यानी येलो ब्लू ग्रीन, ठीक है। तो वाई जो हो गया आपको ए हो गया, ए ग्रुप का। बी मतलब कि ब्लू जो हो गया आपका बी ग्रुप का हो गया, और जी जो है आपको सी ग्रुप का हो गया। वाई बी जी याद रखिए, ठीक है। तो आपका ए ग्रुप का पूछ रहा है तो येलो हो जाएगा। वाई बी जी अगर बी ग्रुप का पूछता है तो ब्लू हो जाएगा, और सी ग्रुप का अगर पूछता है तो ग्रीन हो जाएगा। इस तरीका से आप लोग याद रखेंगे वाई बी जी, वाई बी जी आप रट लीजिए एकदम, ठीक है ना, दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और आप लोगों से बात बता देना चाहता हूं, क्योंकि नए टेस्ट में जो लोग जुड़े हैं, हम देख रहे हैं कि वो लोग जब टेस्ट दे करके क्वेश्चन को जब भेजते हैं तो लोग क्या कर रहे हैं कि एक पेज को फाड़ ले रहे हैं अपने कॉपी से या कहीं से भी, और पेज फाड़ करके और यहाँ पर 1 2 3 4 दे रहे हैं, उसके बाद में ABCD लिख दे रहे हैं, ठीक है। और बाद में जो है पेज कहाँ भुला जाएगा कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरह नहीं कीजिए। आप लोगों के फायदा के लिए मैं बता रहा हूं कि इसके लिए एक पतला सा कॉपी 20-25 रुपया का एक कॉपी खरीदिए, उसमें आंसर शीट के लिए स्पेशल उस कॉपी को रखिए। तो 20-25 रुपया का एक खरीदिएगा, उसमें निश्चित है कि 50 पेज आएगा या 100 पेज आता है, तो एक ही कॉपी में आपका 100 टेस्ट पूरा हो जाएगा। एक ही कॉपी में कम से कम मान लेते हैं कि 50 पन्ना है, 50 पन्ना है तो 100 पेज हो गया, ठीक है। तो 100 दोनों साइड अगर हम बनाते हैं डेली, या एक ही पेज में एक ही बनाते हैं, तभी तो 50 गो टेस्ट आपका उसमें कॉपी में हो जाता है। तो इससे फायदा क्या होगा कि आप अपने कॉपी को जब पलटिएगा, केवल आंसर शीट के लिए मतलब एक कॉपी तैयार कीजिएगा, जब पन्ना पलटिएगा तो आपको पता चलेगा कि हम किस सेट में, मान लेते हैं कि 10वां सेट में जो बनाया था 10 टेस्ट सीरीज 10 में तो इतना नंबर आया था, 11 वाला में इतना नंबर आया था, इतना वाला में इतना नंबर आया था। तो इससे आपके प्रोग्रेस का पता चलेगा। या कभी आपको क्वेश्चन मिस कर गया कि हाँ मैंने क्या मारा था, तो कॉपी पलट कर देख सकते हैं कि मैंने ये क्वेश्चन चेक हुआ था, मैंने ये मारा था। आप लोग को उससे सहूलियत होगा और आपको तैयारी में रफ्तार आएगी, ठीक है ना। हम यही आपसे कहेंगे। और एक और जल्दी जल्दी बता दूं, उससे तो वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं एक का आंसर मैंने ए भेजा, ठीक है, 2 का आंसर नहीं, आपने अगर ए मारा, इसका सी मार दिया, इसको डी मार दिया, इसका आपको मान लेते हैं कि फिर बी मार दिया। अब एक का आंसर आपने ए मारा है तो आप चेक कर दीजिए,
लेकिन अपना कलर जो है चेंज कर लीजिए, ठीक है। जब बनाइए दूसरे रंग से और चेक कीजिए दूसरे रंग के कलम से, तो मजा आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मैंने आपने रेड से बनाया है या ब्लू से बनाया है, तो आप कलर एक का अगर आंसर आपने ए मारा है, हमने भी ए भेजा, इसको चेक कर दीजिए। आपने सी मारा है और हमने डी भेज दिया दो का आंसर, तो इसको काट दीजिए और यहाँ पर आप डी लिख दीजिए। 3 का आंसर आपने डी मारा है और मैंने यहाँ पर सी भेज दिया, तो इसको यहाँ पर काट दीजिए और यहाँ पर सी लिख दीजिए। इससे ये होता है कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि हमने डी मारा था लेकिन यहाँ पर सी आंसर चेक हुआ है, और आपको देखने में सुविधा है। लेकिन दोनों ब्लू से ही रहेगा तो आपका भूल आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस तरह करके अगर 4 का आंसर बी आपने मारा है, हमने भी बी भेजा, इसको सही का चार्ट मार दीजिए। इस तरीका से चेक कीजिए, मजा आएगा, ठीक है ना। आपको बाद में हम जो बता रहे हैं बाद में देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये सही है, ठीक है। चलिए, चालाक आदमी का इशारा काफी होता है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि डबल एक्टिंग टेलीस्कोपिक टाइप्स 100 के रिजर्वर में किस प्रकार के सस्पेंशन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन में तो यहाँ पर जो है हम ये कहेंगे कि आपको इसमें जो है 10 नंबर का चेक जो है डी नंबर हुआ था, नॉन ऑफ का लिखा है, नॉन ऑफ द बोथ, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ठीक है। देखिए ऐसा है कि यह क्वेश्चन जो है बहुत ही जल्दीबाजी में टेस्ट लिया गया है और टाइपिंग किया गया है, ठीक है। जो टेस्ट देते हैं उन लोगों को मैंने बता दिया है। उस वक्त मैंने गांव पर था, गांव पर मतलब कि घर का ढलाई चल रहा था, बहुत ही मैं व्यस्त था। मैं तो ये भी सोचा कि टेस्ट होगा या नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन टेस्ट मैं किसी तरह ले लिया क्योंकि मेरा जिम्मेवारी बनता है। लेकिन टाइपिंग में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, मैंने उसको चेक टाइपिंग करने वाला तो कर दिया, मैंने उसे दोबारा चेक नहीं किया। लेकिन मैं सारे क्वेश्चन को मैं वीडियो में क्लियर कर दूंगा, क्या चेक हुआ है नहीं हुआ है उस पर ध्यान नहीं देंगे। जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ उस तरह का यदि करके तब अपना नोट्स बनाए तैयार करें, जो भाई टेस्ट देते हैं, ठीक है। और मेरा व्हाट्सअप ऊपर नंबर था, जो टेस्ट में जुड़ने वाला होगा वो व्हाट्सअप पर मैसेज करके टेस्ट में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ था कि डबल एक्टिंग टेलीस्कोपिक 100 के रिजर्वर में किस प्रकार के सस्पेंशन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है सेकेंडरी सस्पेंशन होगा, ठीक है। सेकेंडरी, इसका आंसर बी होगा, ठीक है। आप अपना सुधार करके नोट्स तैयार कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थोड़ा बहुत तो होता है, मान लेते हैं इतना क्वेश्चन जो टाइप कर रहा है या बता रहा है तो थोड़ा बहुत तो आप लोग भी एग्जाम देते हैं। 100 में 100 तो सही नहीं होता है, शायद एक आध इधर उधर हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, 11 नंबर, बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम ब्रेक सिलेंडर का व्यास कितना होता है। बोगी माउंटेड अर्थात BMBC की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको 8 इंच हो जाएगा, ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा, 8 इंच हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ICF में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ICF में प्रयोग किया जाता है। और LHB में जो है आपको मतलब कि यह ब्रेक सिलेंडर का व्यास जो है 10 इंच हो जाता है, ठीक है, 10 इंच हो जाता है। और BMBC का पिस्टन स्ट्रोक जो है 32 mm होता है और इसका पिस्टन स्ट्रोक जो है 10 mm होता है, 10 mm। ध्यान रखेंगे कि LHB में जो सिलेंडर का दाया पूछेगा तो देखिए 10 इंच है और 10 mm है, इसमें कंफ्यूज हो जाता है इंच की mm, ठीक है। तो पिस्टन स्ट्रोक जो है आपको 10 mm होगा और सिलेंडर का व्यास पूछेगा तो 10 इंच होगा, किसमें, LHB में, ठीक है। अब कहिएगा कि 10 mm तो बहुत कम हो जाता है, तो आप जान ही रहे हैं कि जो ब्रेक डिस्क पर जो ब्रेक पैड जो लगा रहता है, यहाँ पर जो ब्रेक जो लगता है, इसका डिफरेंस जो है 1 से लेकर 1.5 mm का ही होता है गैपिंग। तो 1.5 mm का गैपिंग का मेंटेन करने के लिए 10 mm काफ़ी है, ठीक है। ये भी यहाँ पर क्वेश्चन एक क्लियर होता है कि ब्रेक डिस्क पर ब्रेक पैड का गैप कितना होता है, तो 1 से 1.5 mm, ठीक है। तो इतना mm को मतलब कि क्लियर करने के मेकअप करने के लिए ब्रेक लगाने के लिए 10 mm काफ़ी है, ठीक है। तो व्यास हो गया 10 इंच और पिस्टन स्ट्रोक हो गया 10 mm और इसका जो है व्यास हो गया आपको BMBC का 8 इंच और बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक जो है 10 जो है इंच क्या बोलते हैं 32 mm हो गया। आपको जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
पूंछ बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम में लगे ब्रेक सिलेंडरों की संख्या। देखिए यहाँ पर बीएमबीसी की बात कर रहा है, ठीक है, बीएमबीसी की बात कर रहा है, ठीक है। तो बीएमबीसी जो है बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर में एक एक ट्रॉली में जो है मतलब कि 2 सिलेंडर लगे रहते हैं, ठीक है, 2 सिलेंडर लगे रहते हैं, एक पूंछ हो गया मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर यहाँ पर क्या कर रहा है, पूंछ की बात कर रहा है, तो एक पूंछ में 2 ट्रॉली हो गया, तो 2 और 2 मिलकर के 4 इसका सिलेंडर हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर 4 हो जाएगा। ये तो सिंपल सा और रनिंग क्वेश्चन है, ये तो आप आराम से बना सकते हैं। चलिए, एलएचबी कोच की अधिकतम चौड़ाई कितना होता है, ठीक है, ये तो पिछला वीडियो में भी मैंने बताया था कि इसकी चौड़ाई कितना होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर, इसको मैं सोच रहा हूं कि फिर से मैं डिटेल में मैं बता दूं, ठीक है। तो ये तो 32-40 जो होता ही है, लेकिन मैं इसको डिटेल में मैं फिर से मैं बता देता हूं, ठीक है। चलिए, मेरे आवाज को सुन करके लिखिए, मैं आराम आराम से बताता हूं मैं कितना लिखूंगा, ठीक है। फिर से आप लिख लीजिए, मेरे आवाज को सुन करके मैं आराम आराम से बोल रहा हूं। देखिए, 1 नंबर में लिखिए, पूंछ की लंबाई सिरे से सिरे तक, यानी बॉडी की लंबाई कह रहा है, सिरे से सिरे तक 23,540। कितना हो गया, 23,540, ठीक है। क्या लिखे इसमें 1 नंबर में, पूंछ की लंबाई सिरे से सिरे तक। और 2 नंबर में लिखिए, पूंछ की लंबाई सीबीसी से सीबीसी तक, यानी सेंटर बफर कपलर, सीबीसी से सीबीसी तक, ये हो जाता है 24,000 mm। इस सब में mm लगा हुआ है भैया, शायद mm हम नहीं लिख पाए, ठीक है। 3 नंबर में लिखिए, रेल लेवल से कोच की ऊंचाई 3 टायर के अलावा, 3 टायर के अलावा मतलब 3 टायर के अतिरिक्त जितने भी कोच हैं, एसी 3 टायर के अतिरिक्त जो है, एसी या नॉन एसी जो भी है, 3 टायर के अतिरिक्त हो जाएगा, तो उसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई की मैं बात कर रहा हूं 3 नंबर में। तो इसका ऊंचाई जो है आपको 40-39 mm हो जाएगा, 40-39 mm, ठीक है। और 4 नंबर में लिख लीजिए कि रेल लेवल से कोच की ऊंचाई 3 टायर एसी की, यहां पर ACCN, एसी 3 टायर, ठीक है, रेल लेवल से कोच की ऊंचाई 3 टायर एसी 3 टायर का ये हो जाता है 4250। कितना हो जाता है, 4250। देखिए, ये जो है तो सबको याद रहता है, लेकिन 3 टायर वाला जल्दी से किसको नहीं याद रहता है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है एसी 3 टायर वाला। कितना होता है, 4250, क्या है, MM है इसमें, ठीक है ना, MM है। तो आप 4 को लिख लिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, वीडियो को रोक रोक करके आप लिख लेंगे, ठीक है। अब चलिए 5 नंबर में, 5 नंबर में लिखिए, रेल लेवल से कोच की ऊंचाई डबल डेकर, डबल डेकर की मैं बात कर रहा हूं, कोच की ऊंचाई, ऊंचाई जो है हाइट जो है, डबल डेकर की मैं बात कर रहा हूं, कोच की ऊंचाई डबल डेकर का कितना हो जाता है, 4366 mm, यानी 4366, ठीक है। डबल डेकर, इस क्या मैंने बताया, ऊंचाई, हाइट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब हो गया, अब 6 नंबर में आपको हम बताएंगे कि कोच कोच की चौड़ाई डबल डेकर के अतिरिक्त, डबल डेकर को छोड़ करके बाकी जितने भी कोच है उसकी हम चौड़ाई बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, चौड़ाई डबल डेकर के अतिरिक्त, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ 32-40 mm, ठीक है, 32-40 mm, ठीक है, डबल डेकर के अतिरिक्त। और पूंछ की चौड़ाई, पूंछ की चौड़ाई यानी डबल डेकर, ठीक है, यानी 7 नंबर में लिख देते हैं, पूंछ की चौड़ाई किसका, डबल डेकर का, डबल डेकर का चौड़ाई कितना हो जाता है, तो 30-50 mm, कितना हो जाता है, 30-50 mm, ठीक है। अब जल्दी जल्दी लिख लीजिए, रिजिड व्हील बेस कितना होता है, 25-60 होता है। दोनों सेंटर पिवोट के बीच की दूरी कितना होता है, 14,900 होता है। और रेल लेवल से कोच की न्यूनतम ऊंचाई 102 mm होता है, ठीक है। और सीबीसी की ऊंचाई तो आप जान ही रहे, 1105 अधिकतम, और न्यूनतम जो है 1030 होता है, और 100 पीसू जो है 1090 होता है, माने 1090 mm होता है, ठीक है। ये आप लोग लिख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, पहिए का व्यास जो पूछा जाता है, कहीं 855 मारा जाता है और कहीं 845 मारा जाता है, ठीक है। तो 845 किस स्थिति में होगा, मतलब 855 जब होगा जब वेब थिकनेस जो है 14 ± 3 होगा। 845 कब मारेंगे, जब वेब थिकनेस जो है यानी
17 प्लस माइनस 3 होगा। mm इसमें लगा हुआ है भैया, सब में mm लगा है, शायद लिखे ना लिखे आप नोट कीजिएगा, ठीक है। तो जब वेव थिकनेस क्वेश्चन में अगर वेव थिकनेस नहीं रहेगा तो 855 मारेंगे, इसमें से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा। लेकिन जब वेव थिकनेस जरूर याद कर लीजिएगा, 14 प्लस माइनस 3 रहे तो 55, 17 प्लस माइनस 3 रहे तो 45। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। चलिए, बहुत सारा डायमेंशन, एलएचबी डायमेंशन या वीवीआई डायमेंशन वाला मैंने वीडियो बनाया है, उसको देख लेंगे, या जो पीडीएफ में जो लिए हैं मेरे भाई, वो पीडीएफ जाकर पढ़ लेंगे, उसमें पूरा यह डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। और अच्छे से अच्छे तैयारी के लिए आप लोग पीडीएफ प्राप्त करें, तब जाकर के अच्छे से अच्छे टेस्ट में नंबर आप लोग को आएगा। चलिए, तो आपका तो ये तो हो गया आपका आंसर 32-40 जो आपको मैंने दिया था आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत मैंने चलिए, एलएचबी कोच में उच्च सवारी सूचांक आराम के लिए कौन सा बोगी प्रदान किया गया? तो यह जो है फिएट बोगी का प्रयोग किया जाता है, आप जान ही रहे हैं। जो डी नंबर में दिया है, पहले आईसीएफ चलता था, लेकिन फिएट बोगी में आईसीएफ के अलावा ज़्यादा आराम है। फिएट एसआईजी टाइप का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि फिएट का फुल फॉर्म कहीं पूछ देता है। फिएट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फैब्रिका इटालियन ऑटोमोबाइल डी टोरिनो। फैब्रिका इटालियन ऑटोमोबाइल डी टोरिनो, यह क्वेश्चन पूछ देता है। आप लोग लिख लीजिए इसका फुल फॉर्म। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करा कि एलएचबी कोच में यार्ड डैम्पर की संख्या कितना होता है मेरे भाई? तो मैं बार बार हर एक वीडियो में मैं बताता हूं, लेकिन फिर सोचता हूं नहीं बताऊं, लेकिन ये भी सोचता हूं कि शायद ये वीडियो कोई नया देख रहा होगा, तो उन लोगों को तो जानना जरूरी है। कोई फर्स्ट वीडियो देख रहा हो मेरे चैनल पर फर्स्ट ही हो, तो उन लोगों के लिए बताना जरूरी हो जाता है। और जो मेरे चैनल पर पुराने हैं, वो तो सभी लोग को कितना बार मैं बता दिया हूँ इसके बारे में। तो एलएचबी कोच के यार्ड डैम्पर की संख्या कितना होता है, तो आपको मैंने बता दें कि मान लेते हैं कि यह एक ट्रॉली हो गया, इसमें इसमें यहाँ पर एक्सल हो गया, यहाँ पर जान ही रहे हैं कि यह चक्का हो गया। तो यहाँ पर एक कोच बना दीजिए, ठीक है, यहाँ पर भी एक ट्रॉली बना दीजिए। तो कहने का मतलब है कि यार्ड डैम्पर जो है आपको एक मतलब कि बोगी में जो है दो होता है। एक बोगी में एक इधर और एक इधर लगा रहता है, एक बोगी में दो होता है, ठीक है, एक बोगी में दो। तो कोच में यहाँ पर कोच की बात किया गया, तो कोच में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यार्ड डैम्पर की संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक बोगी में दो, एक बोगी में जो है दो, तो कोच में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यार्ड डैम्पर से जो क्वेश्चन जो आते हैं इंपॉर्टेंट, उसको मैं बता दूं आप लोगों को। यार्ड डैम्पर का मैंने एक फिगर यहाँ पर मैंने बता देता हूँ। और देखिए, जो भाई पुराने हैं वो बार बार देखेंगे तो रटा भी जाएगा, इसलिए मैं बताना मैं उचित समझता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि यार्ड डैम्पर का स्टैंडर्ड लेंथ कितना होता है? तो ये होता है 1083 mm। कितना होता है? 1083 mm। यार्ड डैम्पर की जो क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड लेंथ, लिखिएगा क्वेश्चन में, यार्ड डैम्पर की स्टैंडर्ड लेंथ जो है आपको क्या बोलते हैं 1083 होता है, ठीक है। और संकुचन के बाद यानी सिकुड़ने के बाद में यह क्वेश्चन आता है कि यह कितना होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है 703 mm। कितना होता है? 703 mm, ठीक है। और यह कितना फैलता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि फैलता कितना है, ठीक है। तो ये हो जाता है 380 mm। सब में mm लगा है भाई, लिख लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है, 380 mm। और दोनों को प्लस जब हम करेंगे या तो स्टैंडर्ड लेंथ निकल जाता है और 1083 आपका क्लियर होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यार्ड यहाँ क्वेश्चन आप लिखेंगे एलएचबी कोच में यार्ड डैम्पर की संख्या कितना होता है, तो 4 मारेंगे। और यहाँ फिर अपने हम कहेंगे कि अपने कॉलम का रंग चेंज करेंगे, ब्लू से लिख रहे हैं तो काला कर देंगे या रेड कर देंगे। और फिर नोट लिखेंगे, एरो का चिन्ह बनाएंगे और इसको लिख देंगे कि यार्ड डैम्पर का स्टैंडर्ड लेंथ कितना होता है, तो 1083 होता है। संकुचन के बाद कितना होता है यानी सिकुड़ने के बाद कितना होता है, तो 703 होता है। और कितना फैलता है, तो यह 380 mm यह आगे की तरफ फैलता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा यार्ड डैम्पर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए यार्ड डैम्पर को आप रट लीजिए, ठीक है। और एक और इसमें क्वेश्चन पूछता है कि यह कौन सी मटेरियल का यह बना होता है, ठीक है। तो यह जो है आपको क्या बोलते हैं कास्ट स्टील का यह बना होता है। किसका बना होता है? कास्ट स्टील का यह बना होता है, ठीक है। चलिए, हमको जहां तक विश्वास है कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप डिटेल रूप से पूरा एकदम देखिए, पढ़िए
अगर मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, यही आपसे उम्मीद करते हैं। अगर मान लेते हैं कि आप जहाँ पर हैं वहाँ पर सब्सक्राइब नहीं शेयर नहीं कीजिएगा, अदर जगह से शेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, एलएचबी कोच बॉल शीट यानी क्या लिखा है 17 नंबर में, 17 एलएचबी कोच की रूफ सीट, साइड वाल सीट और एंड फ्लोर सीट किसकी बनी होती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यह क्वेश्चन जो है फिर मैं कहूँगा कि यह क्वेश्चन जो चेक हुआ था यहाँ पर जो है, थोड़ा देखिए ऑप्शन में जो है थोड़ा सा देखिए, इसका आंसर स्टेनलेस स्टील होगा और डी चेक भी कराया गया था, ठीक भी है, लेकिन थोड़ा सा देखिए टाइपिंग में इधर का उधर हो गया, पहले बी हो गया, सी इधर हो गया, डी इधर हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। तो आंसर डी चेक कराया गया है, ठीक है, लेकिन टाइपिंग में थोड़ा सा मिस है, जान ही रहे, फिर मैं बोल दूंगा कि यह जल्दीबाजी में क्वेश्चन सेट किया गया है। तो इसको मैं डिटेल रूप में आप लोग को मैं बता दूं, तो ये तो हो गया स्टेनलेस स्टील का। तो एलएचबी कोच का देखिए, रूफ सीट हो, साइड वाल हो, एंड वाल हो, फ्लोर हो, सारा के सारा तो स्टेनलेस स्टील का तो बना ही होता है। लेकिन अगर केवल स्पेशल पूछ दे कि रूफ सीट किसका बना होता है, फिर साइड वाल किसका बना होता है, एंड वाल किसको बना होता है, तो इस तरह आप लोग को दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि स्टेनलेस स्टील जो है कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, और ये सब जो है अलग अलग चीज का बना, स्टेनलेस स्टील के अलग अलग प्रकार के बने होते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग कॉपी कलम को रेडी करेंगे और लिखेंगे, ठीक है। तो आप लिख लें साइड वाल और देखिए मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप लोग मेरे आवाज को सुन करके लिखेंगे, ठीक है। यहां पर मैं लिखता हूं, शॉर्ट में लिखूंगा साइड वाल और इंड वाल, साइड वाल और इंड वाल, ठीक है। इसका बना होता है, ठीक है। तो ये बना होता है, देखिए स्टेनलेस स्टील का ही प्रकार है, लेकिन इसका नाम है फेरेटिक स्टील। देखिए मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप फुल लिखिएगा। इसका मतलब साइड वाल और इंड वाल किसका बना होता है, तो फेरेटिक स्टील का, फेरेटिक स्टील का बना रहता है। आप हिंदी में चाहे इंग्लिश में जैसे भी लिखिए, फेरेटिक स्टील का, अर्थात एस एस 409 एम लिखा रहता है, ठीक है। किसका, साइड वाल और इंड वाल किसका बना रहता है, तो फेरेटिक स्टील SS 409 एम का बना रहता है, ठीक है। अब आ जाइए, अब आ जाता है रूफ, यानी रूफ और थ्राउट फ्लोर, हम एक लिख देते हैं, रूफ और फ्लोर, ठीक है। रूफ एंड फ्लोर किसका बना होता है, तो ये बना होता है अस्टेनिक स्टील, अस्टेनिक स्टील का बना होता है, अर्थात SS 304 का बना होता है। इसमें एम नहीं लगा हुआ, ठीक है, इसमें एम लगा हुआ है। तो रूफ एंड फ्लोर अस्टेनिक स्टील SS 304 का, साइड वाल और इंड वाल किसका बना होता है, तो फेरेटिक स्टील, अर्थात SS का मतलब हो जाता है, SS का मतलब है स्टेनलेस स्टील, SS 409 आप देख ही रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, क्या बोलते हैं, क्रॉस मेंबर, ठीक है। क्रॉस मेंबर का मतलब हो जाता है कि फ्लोर के अंदर जितने भी क्रॉस मेंबर जो होते हैं, क्रॉस मेंबर हो या क्या बोलते हैं सोल बार हो, क्रॉस मेंबर या सोल बार, या किसका बना होता है, तो IRSM41 का बना होता है, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको हर जगह नहीं मिलता है, आपको यही मिलेगा कि एलएचबी कुछ में रूफ सीट फ्लोर सीट किसका बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ये तो एकदम 100% सही है, ठीक है। तो आपको ये अलग अलग लिख लेंगे, जिस इस तरह ऑप्शन आएगा तो ये मारेंगे, और इस तरह का ऑप्शन आया तो आप देख ही रहे हैं, मार देंगे। और क्रॉस मेंबर जो है कहीं कहीं आ जाता है क्रॉस मेंबर का ऑप्शन में कार्टन स्टील, जहां तक कार्टन स्टील जो रहेगा, कार्टन स्टील, तो वहां पर IRMS ऑप्शन में नहीं रहेगा, ठीक है। तो कार्टन स्टील मार देंगे, ठीक है। तो यहाँ IRMS 41 या कार्टन स्टील लिख देंगे, ठीक है। लेकिन 16 बार IRMS 41 का ही बना रहता है, वो कार्टन स्टील का नहीं बना रहता, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, बहुत डिटेल हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
एलएचबी कोच का व्हील में कितने स्पीड सेंसर, देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने स्पीड सेंसर जो है लगे रहते हैं व्हील में, ठीक है ना। यह 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। तो आप जान ही रहे हैं कि स्पीड सेंसर जो है प्रत्येक एक्सल में लगा रहता है, ठीक है, प्रत्येक एक्सल में सेंसर लगा रहता है। कौन क्वेश्चन है, 18 नंबर। तो एलएचबी कोच में कितने स्पीड सेंसर लगे रहते हैं, तो यह जो है 4 हो जाएगा, क्योंकि एक कोच में जो है 4 एक्सल होते हैं, ठीक है ना, 4 एक्सल होते हैं और चारों एक्सल पर आपको स्पीड सेंसर लगा रहता है, ठीक है। और स्पीड सेंसर का सबसे एक बड़ी, ये तो आपका 4 क्वेश्चन क्लियर हो गया। स्पीड सेंसर जहां लगा रहता है और एक्सल जो होता है, एक्सल के बाहरी हिस्सा पर क्या होता है, एक फोनिक व्हील लगा रहता है और उसमें दांते होते हैं, ठीक है ना, दांते होते हैं, जो वर्कशॉप में होंगे उनको पता होगा, ठीक है। तो दांते होते हैं, इसमें क्वेश्चन आता है कि जो फोनिक व्हील होता है, जो स्पीड सेंसर जहां लगा रहता है, तो इसमें इसकी दांतों की संख्या कितना होता है, तो दांतों की संख्या 80 होता है। कितना होता है, दांतों की संख्या 80 होता है, ठीक है। और यहीं पर स्पीड सेंसर जो है लगा रहता है, ठीक है। और फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर के बीच गैप पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर के बीच में जो गैप जो होता है, कितना का गैप होता है, तो 0.9, यहाँ पर पॉइंट है मेरे भैया, तो 0.9 से कितना 1.4 mm, कितना 1.4 mm गैप होता है। देखिए यहाँ पर आपका 3-4 क्वेश्चन क्लियर होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह गैप पूछा जाता है कि फोनिक व्हील और आप क्या बोलते हैं स्पीड सेंसर के बीच में गैप कितना होता है, तो 0.9 से 1.4 mm, और फोनिक व्हील में दांतों की संख्या आपको 80 होता है और स्पीड सेंसर इसी पर लगा रहता है और स्पीड सेंसरों की संख्या 4 होता है। और जब स्पीड सेंसर प्रत्येक एक्सल का रीडिंग लेकर के मदरबोर्ड में वहाँ पर देता है, आप जानिए उसमें मैंने बताया है पिछला वीडियो में कि 72, 73, 95, 99 कोड जो होता है वो वहाँ जा करके दिखाता है मदरबोर्ड में, ठीक है। 99 कोड का मतलब होता है, आप जान ही रहे हैं कि गाड़ी जो है अच्छा तरह से काम कर रहा है। 72 कोड का मतलब एक एक्सल पर, 73 कोड का मतलब बहुत सारे एक्सल पर फॉल्ट है, 95 का मतलब होता है कि इसका कोई अर्थ नहीं है, वो जो है टेम्पोररी या उसको क्या बोलते हैं अस्थाई टेम्पोररी होता है। आप देख सकते हैं पीडीएफ में जो भाई लिए हैं उसमें जा करके। चलिए तो क्लियर हो गया। 19 नंबर, एलएचबी कोच में प्रयुक्त ब्रेक सिस्टम का सिद्धांत क्या है, तो ट्विन पाइप विथ डिस्क ब्रेक सिस्टम आपको सी नंबर में देख ही रहे हैं, ये तो जनरल क्वेश्चन है। चलिए 20 नंबर में डब्ल्यूएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन, 20 नंबर का यानी बी नंबर में दिया है, ठीक है। ये तो आप देख सकते हैं। देखिए अब 21 नंबर में क्या है कि CRIS का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, जो आपको ए नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। और एक यहीं पर एक और क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपको आ जाता है, उसका होता है क्या, CRS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिख लीजिए कि कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। CRS का फुल फॉर्म हो जाता है कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, और CRIS का फुल फॉर्म हो जाता है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। दोनों एक ही जगह लिख लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में सुविधा होगा। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम और कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, इसका होता है कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे अच्छे तरीका से। कभी भी है ना, तो तुलनात्मक क्वेश्चन को छोड़िए नहीं। जो एक टाइप का क्वेश्चन है कहीं से खींच करके घिसिया करके किसी तरह उसको लिख लीजिए एक जगह खोज खाज करके। अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन हम नोट कर रहे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन को हम नोट कर रहे हैं, आपके दिमाग में आ गया कि इस टाइप से क्वेश्चन था जो हमको दिमाग पर नहीं आ रहा है, तो उसको जहां भी नोट्स में हो, पीडीएफ में हो, वीडियो में हो, कहीं से खींच करके उसको ला करके उस जगह नोट कर दीजिए। तब देखिए आपका तैयारी कैसा होता है। एक क्वेश्चन खोजने जाइएगा 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जो कंफ्यूजन कर रहा हो वो भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चालाक आदमी का इशारा काफी होता है, ठीक है, कि बायो टॉयलेट टैंक का कुल आयतन, देखिए यहाँ पर कुल आयतन पूछ रहा है, ठीक है ना, कुल आयतन यह पूछ रहा है, ठीक है। तो कुल आयतन 400 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 लीटर हो जाएगा कुल आयतन। यहाँ पर हम चलिए डिटेल रूप से हम बता देते हैं इसके बारे में, ठीक है। पहले यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है साइज, साइज
साइज क्या होता है बायो टॉयलेट का, तो लिख लीजिए 1150 गुना 720 या 20 है, देखिए यहाँ पर थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, 720 गुना 540, इसमें mm लगा हुआ है भैया, आप mm लगा लेंगे, ठीक है, ठीक है। और कुल आयतन आप तो देख ही लिए, कुल आयतन यहाँ पर लिख लीजिए दूसरा में, कुल आयतन तो आप देख ही लिए यहाँ पर 400 लीटर। उसके बाद में लिखिए प्रभावी आयतन, ठीक है, प्रभावी आयतन, प्रभावी आयतन कितना हो जाता है, तो 300 लीटर का होता है, कितना हो जाता है, 300 लीटर का हो जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछता है कि खाली खाली टैंक का मतलब कि वजन कितना होता है, भार कितना होता है, तो 110 केजी, इसमें केजी लगा हुआ है, 10 केजी, ठीक है। अब भरे हुए टैंक का, अब देखिए यहाँ पर भरे हुए टैंक का वजन कितना हो जाएगा, तो प्रभावी या मैंने इसमें जोड़ दीजिएगा 300 और 110 जोड़ दीजिएगा, तो आपको यहाँ पर 410 लीटर आ जाएगा, ठीक है, यानी भरे हुए यानी कुल हो जाएगा, ठीक है ना। इसका वजन जो है यहाँ पर केजी होगा, ये तो आपको आयतन था 400 लीटर, ठीक है, और ये भरे हुए ये वजन बता रहे हैं वेट, तो यह केजी हो जाएगा, ठीक है ना, 410 केजी, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन बताया है, इसको आप वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे, साइज 1150 गुने 720 गुने 540 कुल आयतन तो आप देख लिए, आयतन है तो लीटर में रहेगा 400 लीटर, प्रभावी आयतन तो 300 लीटर, लेकिन ये वजन है, खाली टैंक का वजन तो यह केजी में रहेगा 200 केजी, भले 110 केजी, और भरे हुए टैंक का वजन तो 410 केजी, यह केजी में रहेगा, ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे मेरे भाई, इतना डिटेल में आपको वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे, और जो है एक इसमें क्वेश्चन जो है लिख लीजिए सुन करके। इसमें एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि पटरी सतह से ऊंचाई कितना होता है टैंक का, तो लिख दीजिए 220 mm, कितना, 220 mm, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इतना डिटेल में जो है क्या बोलते हैं बताने में जो तो जान ही रहे हैं, बहुत वीडियो लंबा हो जाता है मेरा, शायद कट रहा है थोड़ा सा ना, हम मैं बता दूंगा क्या कट रहा है। चलिए, कह रहा है कि अल्टरनेटर करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीन, ये देखिए यहाँ पर उपकरण लिखा हुआ है, उपकरण के रूप में जाना जाता है, ठीक है, इसको तो यहाँ पर देखिए ये जो लिखा है ना, इसको कार्य रेक्टिफायर होगा इसका, वही कह रहा है कि टाइपिंग में जल्दीबाजी में थोड़ा सा, इसके बाद से जो है बनेगा पूरा एकदम फ्रेश जो है, और जनवरी से मैं हर चीज़ आपको चेंज कर दूंगा, नए नए क्वेश्चन, टेस्ट लेने का तरीका, हर चीज़ अगले साल में नए चीज सिरे से टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। और जो भी देखिए यहाँ पर टाइपिंग में जो है कितना मेहनत लगता है, पैसे खर्च होते हैं, तो जो भाई क्या बोलते हैं पीडीएफ लिए हैं उन लोग को तो फ्री में टेस्ट लिया जाता है, लेकिन जनवरी से उन लोग के लिए भी फी लग जाएगा, ठीक है। जो भाई पीडीएफ लिए हैं उन लोगों को टेस्ट फ्री में लिया जाता है, तो उन लोगों को फी जनवरी से लग जाएगा, मैं निर्धारित करूंगा कि कितना लगेगा, क्योंकि जान ही रहे कितना परेशानी और इसमें भी खर्च होते हैं, आप लोग पीडीएफ लिए हैं उसके उधर उधर ले मेरा मतलब कि, चलिए चालाक आदमी का इशारा काफी होता है, तो इसमें रेक्टिफायर होगा, ठीक है, 23 का आंसर रेक्टिफायर होगा, ठीक है। एसी को डीसी में बदलने के लिए जो है इस्तेमाल किए जाने वाले वेल्डिंग मशीन में कौन सा उपकरण लगा रहता है, तो उसमें रेक्टिफायर लगा रहता है, ठीक है। यहाँ पर जो है टाइपिंग में गड़बड़ हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, किस भारतीय सार्वजनिक उपकरण ने देश का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया है। देखिए ये बहुत ही, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, तो 24 नंबर में आपको बी चेक कराया गया है, ठीक है, जो गलत है, इसमें आंसर सी होगा, ठीक है, OIOC होगा इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ESA सोलर ऑर्बिटल ने हाल ही में किस ग्रह के साथ अपनी निकटतम मुठभेड़ किया है, तो यह वेनस मतलब कि शुक्र ग्रह के होगा, ठीक है, शुक्र ग्रह के साथ किया है, ठीक है ना, शुक्र ग्रह के साथ किया है। आप ध्यान में रखेंगे, वो जब का क्वेश्चन है उस वक्त का यह सब करंट अफेयर है। 26 नंबर, भारत में ताजे फल और सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने जर्मनी के साथ एक
आभासी बैठक आयोजित की? जब का यह क्वेश्चन है उस वक्त का यह करंट अफेयर है। तो फिर भी आप लोग याद रखेंगे, भारत में ताजे फल और सब्जी के निर्यात के लिए बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने मतलब कि जर्मनी के साथ आभासी बैठक आयोजित किया है? ठीक है, तो ये कितना नंबर क्वेश्चन है? एपेडा, यानी ये हो जाएगा एपेडा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एपेडा, ध्यान रखेंगे। ये सब उस समय का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हमको लग रहा है कट रहा है ना, मैं पढ़कर मैं बता दूंगा कि जहां कट रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को किस शहर में एक स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र अर्थात ABPC स्थापित करना है? कहां पर स्थापित यह करना है? ठीक है, तो ये जो है किस शहर में करना है? तो ये जो है जयपुर इसका हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जयपुर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस शहर में स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक जो है चलेगा बैंक नोट प्रसंस्करण ABPC कहाँ स्थापित करना है? तो जयपुर में करना है। कहाँ करना है? जयपुर में करना है। तो उस वक्त 21 का बात है, तो यह स्थापित हो भी गया होगा। चलिए 28 नंबर, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा लॉन्च किए गए नए डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका नाम है डाक पे। क्या नाम है? डाक पे, जो बी नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डाक पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके का, आप लोग याद रखेंगे। इंडिया पोस्ट देखिए सेम क्वेश्चन है, डाक पे इसका भी हो जाएगा। 30 नंबर, इस राज्य ने जबरन धर्म परिवर्तन को, देखिए जबरन जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को 10 साल के कारावास के साथ दंडनीय अपराध मानने का प्रस्ताव दिया है? कौन सा मतलब वो राज्य है कि अगर जबरन किसी से शादी या धर्म परिवर्तन अगर करते हैं तो 10 साल के लिए कारावास मतलब आपका जेल हो जाएगा। ठीक है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। कौन सा है वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से है। ठीक है, मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। 31, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य श्रेणी से भिन्न है? देखिए अभी थोड़ा सा इसको छांटना है। अन्य श्रेणी से भिन्न है तो देखिए क्रेन या लोड उठाता है, फोर्कलिफ्टर ये भी क्रेन लोड उठाता है, जैक ये भी लोड उठाता है, लेकिन टर्न टेबल यह जो है लोड नहीं उठाता है, इसलिए इसका सही आंसर यह भिन्न है। यह जो है टर्न करता है, इधर उधर घुमाता है। ठीक है, चलिए 32 नंबर में, हाल ही में गठित स्टार्ट ऑफ सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? ये जो है आपका करंट ऑफ अफेयर है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लीजिए। इसका सही हो जाएगा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर। ठीक है, अर्थात वाणिज्य और उद्योग मंत्री। ठीक है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर यानी सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, पर हाल ही में गठित स्टार्ट ऑफ सलाहकार परिषद के अध्यक्ष उनको बनाया गया है। ठीक है, उस वक्त का। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 23वें जन्म, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका, क्योंकि यह जीके का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 23वें जैन तीर्थकर जुड़े थे? कौन स्थान से जुड़े थे? तो ये जो है कहां से जुड़े थे? बनारसी से जुड़े थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कदम वंश की स्थापना किसने की थी? तो मयूर शर्मा ने किया था। किसने किया था? मयूर शर्मा ने किया था। कहाँ लिखा हुआ मयूर शर्मा? यानी सी नंबर में लिखा हुआ है मयूर शर्मा। ठीक है, ये जीके क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, भारत में मानव के अस्तित्व का सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला था? ठीक है, तो यह सिंधु घाटी से मिला था। देखिए यहाँ पर जो है इंदु हो गया है। ठीक है ना, तो यह टाइपिंग का गड़बड़, यह सिंधु घाटी से मिला था। कहाँ से मिला था? सिंधु सिंधु घाटी, सिंधु घाटी से यह मिला था। ठीक है, सिंधु घाटी से मिला था। भारत में मानव के अस्तित्व का सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला था? तो सिंधु घाटी से यह मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 में जो है, थोड़ा सा मैं अपने से पढ़ दे रहा हूँ। थोड़ा सा मैं कितना कहूँ, थोड़ा सा जान ही रहे हैं, बार बार कहना पड़ रहा है थोड़ा सा टाइपिंग में, फिर भी पढ़ दे रहा हूँ। मिमी माने माइल स्टील इलेक्ट्रोड का उपयोग करने के लिए किस श्रेणी के करंट का आवश्यकता होती है? चाप वेल्डिंग। ठीक है, अब मेरी आवाज को सुनकर आप लिखिए। इसका क्वेश्चन इस टाइप से बनना चाहिए
कि आर्क वेल्डिंग में 1.6 mm की माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड का उपयोग के लिए किस रेंज की करंट की आवश्यकता होती है। फिर से हम बोल देता हूं, मेरी आवाज को सुनकर लिखिए कि आर्क वेल्डिंग में 1.6 mm की माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड का उपयोग के लिए किस रेंज की करंट की आवश्यकता होती है। तो आपको 50 से 80 एम्पियर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जहां तक विश्वास है कि आप क्लियर हो गए। प्रबोध को 70% या अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण अगर करते हैं तो कितना पुरस्कार उनको मिलेगा? नगद पुरस्कार तो उनको मिलेगा 1600 रुपया उनको मिलेगा प्रबोध। ठीक है, वहीं प्राग्ञ रहता तो उनको 2400 मिलता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को यह मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि कब से मनाया जाता है, कब से? तो 10 जनवरी। देखिए 10 तो आपको याद रहेगा, जनवरी भी याद रहेगा, 6 नहीं याद रहेगा। ठीक है, तो याद रख लेंगे, कभी 6 याद रहेगा तो 10 याद भी रहेगा, जनवरी की फरवरी ये याद नहीं रहेगा। तो आप याद रखिएगा 10 जनवरी मतलब 6 में मनाएगा। ठीक है, 39 में हिंदी उपन्यास कहानी। देखिए जहां पर कहानी की बात आ जाए, कथा कहानी, तो प्रेमचंद्र भाई मार दीजिएगा। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का। ठीक है, प्रेमचंद्र कहाँ लिखा है? प्रेमचंद पुरस्कार यानी डी नंबर में लिखा हुआ है। ठीक है, 39 का डी हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। जहां कथा कहानी आ जाए, उपन्यास, प्रेमचंद मार लेंगे आंख मूंद के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 67, 87 और 2011। 67, 87 और 11। ठीक है, इसमें से कोई भी अगर ऑप्शन में मिल जाए धाए दे मार दीजिएगा। 1967, 1987। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट है, जान ही रहे हैं कि अंग्रेजी वहां का राजभाषा है। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल और रनिंग क्वेश्चन है। ठीक है, संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति में 30 सदस्य होते हैं, जिसमें आपको लोकसभा से जो है 30 क्या बोलते हैं 20 सदस्य जाते हैं, और राज्यसभा से 10 जाते हैं, और कुल जो है 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, लोकसभा से 20, राज्यसभा से 10, कुल मिलाकर के 30 सदस्य होते हैं संसदीय राजभाषा समिति में सदस्यों की संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष किसने? देखिए यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर केंद्रीय, जब केंद्रीय कहे तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे, अर्थात पीएम हो जाएंगे। और जब यहाँ पर संसदीय अगर कर देगा, तो संसदीय अगर पूछेगा तो गृह मंत्री हो जाएंगे, यानी होम मिनिस्टर हो जाएंगे, गृह मंत्री हो जाएंगे। ठीक है, गृह मंत्री। और संसदीय में अगर पूछता है तो गृह मंत्री, और केंद्रीय में पूछता है तो प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या करें कि नियमित हिंदी परीक्षा एक वर्ष में कितनी बार आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो यह जो है 2 बार आयोजित किया जाता है, मई और नवंबर में। कौन कौन सा महीना? मई और नवंबर में 2 बार आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लेंगे, यहाँ पर 2 दिया है, सी नंबर में देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि स्टेशन की उद्घोषणाएं किस क्रम में होना चाहिए। ठीक है, एच का मतलब हिंदी, ई का मतलब इंग्लिश, आर का मतलब रीजनल। ठीक है, यानी क्षेत्रीय। ठीक है, तो पहले जो है कभी भी पहले क्षेत्रीय जहाँ का जो भाषा है उसको उस क्षेत्र में पहले अनाउंसमेंट होना चाहिए, तब हिंदी होना चाहिए, तब अंग्रेजी होना चाहिए। 1 नंबर में क्षेत्रीय, 2 नंबर में हिंदी, तब अंग्रेजी का होना चाहिए। ठीक है, अब देख लीजिए यह ऑप्शन कहाँ पर है। आर, पहले आर तब एच, कहाँ लिखा है? आर तब एच तब इंग्लिश, यानी ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर में क्या करें कि हिंदी की नियमित परीक्षा किन महीनों में किया था? अभी हमने बताया कि मई और नवंबर में किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा मेरे भाई। चलिए 47 में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन ड्रिलिंग मशीन के द्वारा किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, टाइपिंग, रीमिंग, स्पॉट फेसिंग, ऑल ऑफ द अबव।
तो कहने का मतलब ऑल ऑफ द अबव, यानी तीनों काम जो है ड्रिलिंग मशीन के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें जो है ज़्यादा भाई मेरे कंफ्यूज करते हैं। ये कंफ्यूज मैं जरूर, जहाँ जहाँ कंफ्यूज होता है तो मैं उसको तो छोड़ता नहीं, ठीक है ना। ये कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। फाइल की दांतों की संख्या किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? बहुत सारे भाई कहेंगे कि नहीं कट के आधार पर किया जाता है, लेकिन नहीं, कट के आधार पर नहीं किया जाता है। कट के आधार पर फाइल का वर्गीकरण किया जाता है, दांतों की वर्गीकरण नहीं किया जाता है, समझ लीजिए। फाइल का वर्गीकरण जो है, फाइल का वर्गीकरण दांतों, देखिए दांतों के कट के आधार पर किया जाता है, साइज के आधार पर किया जाता है, तथा प्रकार के आधार पर किया जाता है कि यह जो है कौन सा फाइल है। तो रेस्ट कट है ना, डबल कट है ना, बहुत सारे कट होता है, तो कट के आधार पर फाइल का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। लेकिन आपके क्वेश्चन में दांतों की संख्या की बात किया गया है। फाइल में दांतों की संख्या किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? आपके क्वेश्चन में दांतों की संख्या पूछा है, फाइल का वर्गीकरण, फाइल का बात नहीं किया है, फाइल में दांतों की संख्या के बारे में बात किया है। तो दांतों की संख्या ग्रेड के आधार पर किया जाता है मेरे भाई, समझ गए। तो फाइल में दांतों की संख्या जो है ग्रेड के आधार पर, या जो है दांतों के एसपी, मैं लिख देता हूं यहां पर थोड़ा सा, एक हो गया ग्रेड और दूसरा होता है, यहाँ पर हिंदी में हम लिख देते हैं क्योंकि जितने भी मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा जुड़ा हुआ है वो हिंदी वाले ही है। यहाँ पर अनुस्वार है, यहाँ पर ग है, एसपी, ठीक है। ग्रेड या स्पेसिंग द्वारा जो है दांतों की संख्या प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन अगर फाइल का अगर बात आ जाए कि फाइल किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो कट के आधार पर किया जाता है ना, कट के आधार पर, साइज के आधार पर, प्रकार के आधार पर, ठीक है, इस आधार पर प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन दांतों की संख्या जो है ग्रेड तथा स्पेसिंग के आधार पर किया जाता है। हमको जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपघर्ष पहियों को ग्राइंडिंग व्हील को किसके द्वारा जोड़ा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे कि नहीं समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रांड। ब्रांड कहाँ लिखल है? बॉन्ड लिख दिया गया है, ठीक है, बॉन्ड यहाँ पर है ब्रांड, ठीक है ना, यहाँ पर अनुस्वार है, ठीक है, ब्रांड इसका होगा ब्रांड, ठीक है। बाउंड हो गया ये थोड़ा सा स्पेलिंग, ठीक है ना, कैसे है ब्रांड, इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। बेंच भाइस की जा प्लेट किसकी बनाते हैं? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यह पूछा जाता है। आप लोग तो आईटीआई किए होंगे तभी ही आप लोग को पता चल गया होगा कि बेंच भाइस किस प्लेट का बना होता है, ठीक है। तो यह कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। कहाँ लिखा है कास्ट आयरन? यहाँ लिखा है कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंजना खूबसूरत है। देखिए ये जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। मैं 50 के बाद में अगले पार्ट में मैं क्वेश्चन को आगे सॉल्व करूंगा, ठीक है। यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप जहाँ पर हैं वहाँ पर ना शेयर करके अदर जगह आप शेयर कर दें जो भाई वीडियो देखते हैं, ठीक है। यही आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं। और जो भाई अगर टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो उनके लिए यह नंबर है 96 93 57 14 26। इस पर आप लोग मैसेज करके टेस्ट में शामिल हो सकते हैं या पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। LDC JEE या हेल्पर टू टेक्नीशियन के लिए जितने भी आपको ICFL HB डेमो मेमू और वैगन पास PTO लीव इंसेंटिव वेल्डर फिटर मशीनिस्ट टर्नर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑल टू ऑल आप पीडीएफ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से अच्छे तैयारी के लिए आप लोगों को क्या करना होगा? आपको नींद और निंदा पर विजय। देखिए कहा जाता है कि नींद और निंदा, यानी नींद मतलब आलस और निंदा मतलब शिकायत, इस पर अगर जो आदमी विजय प्राप्त कर लिया उसका रिजल्ट या कामयाबी से उसको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। आलस पर अगर विजय प्राप्त कर लिए या आपको कोई शिकायत, नींद और निंदा, कि जो भी कोई आदमी अगर शिकायत करता है उस पर अगर विजय प्राप्त करने का मतलब उधर आप ध्यान नहीं दिए, आप जो काम कर रहे हैं उसी पर आप काम आगे तक बढ़ते चले गए, तो आप निश्चित है कि आप अपने कहने का मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको कोई नहीं रोक सकता है,
ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो कहीं समाप्त करता हूँ। यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।